प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान 1935 का अधिनियम है। इसको सुधार अधिनियम कहा गया है और चूँकि विषय व्यापक है इसलिए इस व्याख्यान के कई भाग होंगे। यह पहला भाग है। देखिए, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और आप जानते हैं कि भारत के ऐतिहासिक काल से ही शासन की निरंकुशता की परंपरा रही है। चाहे हमने प्राचीन काल पढ़ा है, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल, आधुनिक काल, सभी जो शासक हैं वो निरंकुश रहे हैं। यद्यपि ग्राम पंचायतों में, गांव की यदि बात की जाए तो गांवों में पंचायत के माध्यम से राज्य के सामूहिक फैसले, सामूहिक निर्णय, सहभागिता, सामुदायिकता, ये गांवों में ये जो लक्षण हैं जिसको कि हम स्वायत्तता, ऑटोनॉमी कहते हैं, ये हमें गाँव में तो देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रांत व केंद्र में सत्ता सदैव चंद हाथों में ही केंद्रित रही है। विशेषतः विधि निर्माण के लिए किसी पृथक तंत्र की परंपरा 19वीं शताब्दी के अंत तक नहीं थी। ब्रिटिश कंपनी या कहें कि ब्रिटिश सरकार का प्रशासन भी इन्हीं परंपराओं के आधार पर प्रारंभ हुआ। निसंदेह अंग्रेजी प्रशासन में दीर्घकालीन निरंकुशता के चिन्ह उपलब्ध हैं, पर साथ में यह भी है कि अंग्रेज़ों ने भारत में स्वयं की जो प्रजातांत्रिक और संसदीय परंपराएं थी उनसे भी भारतीयों को परिचित कराया। तो चाहे उनका विकास मंथर गति से हुआ हो, लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी भारत के लिए युगांतरकारी सिद्ध हुई। अब अंग्रेज़ों ने यहाँ आने के बाद उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, कई अधिनियम लेकर के आए और जो चर्चा में रहते हैं 1919 का अधिनियम 1935 के अधिनियम से, जो कि पहले आया था। 1919 के अधिनियम की एक खास बात थी द्वैध शासन प्रणाली। और आप देखिए कि यह लगभग 16 वर्ष तक भारत में प्रचलित रही और द्वैध शासन हमारे यहाँ असफल रहा। इसका एक कारण तत्कालीन राजनीतिक स्थिति भी थी। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जन्म ही अशुभ नक्षत्र में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन उग्र हो रहा था, देश में राजनीतिक अशांति व्याप्त थी, आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई थी। आम लोग इसका जो कारण है वे द्वैध शासन को मानते थे। तो इसलिए द्वैध शासन प्रणाली एक तिरस्कृत प्रणाली बनकर रह गई थी और साइमन ने भी भारत आकर इस प्रणाली की आलोचना ही की थी। इन अभावों के होते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि द्वैध शासन के कारण ही विधान मंडलों का विस्तार हुआ और भारतवासियों में लोकतंत्र की भावना प्रबल हुई। अपने निजी मामलों को सुधारने व विकसित करने की भावना भारतीयों में जागृत हुई। नौकरियों में भारतीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। प्रशासन का भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ।
इसके अलावा स्वायत्त शासन, चाहे वह कितना ही कटापटा था, वो भी एक अनुभव का अवसर मिला। तो ये 1919 के अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर यह मतलब इस प्रकार की कमियां थी, और इनको सुधारने के लिए 1935 का अधिनियम, जिसको रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1935 कहा जाता है। अब हम इस अधिनियम का अध्ययन करें, इसके लक्षणों को पढ़ें, उससे पहले हम यह जान लें कि भारत में उससे पहले राजनीतिक स्थिति जो है वो कैसी थी। अधिनियम से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति 1921 में भारत के वाइसराय जेम्स फोर्ड ने केंद्र में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का गठन किया। इसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम निरंकुश शासन के सिद्धांत का परित्याग किया। निरंकुश शासन के सिद्धांत का परित्याग किया। 1919 के अधिनियम के उपरांत 1935 का ही अधिनियम पारित किया गया, और यह 1919 के अधिनियम से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अधिनियम को पारित करने में कौन सी परिस्थितियां ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो गई थी, और जो कौन से कारण थे, और उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसका हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। एक तो देखिए, गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो गया था। अब गांधी जी आप जानते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी, यानी कि वो वहाँ एडवोकेट हो गए थे, वकील हो गए थे, और भारत वहाँ से वापस लौटे। लेकिन यहाँ एक किसी व्यापारी के केस की उसकी पैरवी के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा को देखा, गोरे और काले ये वहाँ के भेदभाव को देखा कि किस प्रकार से भारतीय नागरिक वहाँ पर द्वितीय श्रेणी का एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनकी दीनता और हीनता देख करके गांधी जी व्यथित हो उठे, और वहाँ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आंदोलन किए, सत्याग्रह किया, अहिंसात्मक आंदोलन वहाँ पर किए, और उन्होंने वहाँ सफलता प्राप्त की। उसके बाद में गांधी जी भारत लौट आए। भारत में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया, और उसके बाद में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। दूसरा, जब हम राजनीति किस अवस्था की बात करते हैं, कारणों की बात करते हैं, दूसरा जो कारण है असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर समस्त भारत में राष्ट्रीय जागरण जागृत किया। देखिए, आंदोलन उससे पहले भी होते थे, पहले भी कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, लेकिन वे आंदोलन बहुत सीमित थे, वे आंदोलन बहुत प्रतीकात्मक थे। लेकिन गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। यह आंदोलन कोई शहरी आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन गांवों के अंदर भी लोगों को प्रभावित किया, लोग इसमें सम्मिलित हुए, और सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हुए। कांग्रेस में केवल कुछ शिक्षित लोग जो आंदोलन करते थे, जो आज़ादी का अर्थ, लेकिन गांधी जी के इस आंदोलन में शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, पुरुष, स्त्री, विद्यार्थी, सब लोग सम्मिलित थे। और यह आंदोलन अपने यौवन पर था कि 1922 में चोरी चोरा कांड से व्यथित होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे भारतीय बड़े आश्चर्यचकित हुए, और ब्रिटिश सरकार भी आश्चर्यचकित हुई। तो ये 1919 से पहले की जो प्रमुख राजनीतिक घटनाएं हैं, उसमें हम असहयोग आंदोलन को भी मानते हैं। तीसरा, स्वराज्य दल का जन्म। देखिए, वो जो काल है
1922 के बाद कांग्रेस का एक स्थिर काल सा था। ठीक है, बीच में सविनय अवज्ञा आया, लेकिन एक कांग्रेस निष्क्रिय सा टाइम था और उस समय में स्वराज्य दल का जन्म हुआ। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः स्फूर्ति उत्पन्न की। जो स्वराज्य दल का जो गठन हुआ, उन्होंने जो आंदोलन किया, इससे लोगों को लगा कि अभी भी देश में आज़ादी की बात हो रही है। कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कैसे जो संगठन हैं, तो देशवासियों के लिए राहत की बात थी कि स्वराज्य पार्टी के जो सदस्य हैं वो एक्टिव थे और उन्होंने प्रांतीय सरकारें जो चल रही थी 1919 के अधिनियम के बाद, उनके जो अप्रिय कार्य थे, उनकी आलोचना, उसमें अड़चने, ऐसे करके उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्रीय जो यूँ कहे मंच हैं, उस पर स्वराज्य दल ने अपने आप को एक्टिव रखा और राष्ट्रीय भावना लोगों के अंदर सजीव बनाए रखी, मरने नहीं दी। अगला जो बिंदु है वो है सांप्रदायिकता का जहर। जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस से अलग हो समाज में कट्टरपन, सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का कार्य कर रही थी। खिलाफ असहयोग आंदोलन में जो हिंदू मुस्लिम एकता जो उत्पन्न हुई थी, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों जो साथ चल रहे थे, हिंदू मुसलमान एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, और जब असहयोग खत्म हो गया तो उसके बाद में असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया, उसके बाद में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता का जहर है जो उगलना प्रारंभ कर दिया और इसके प्रत्युत्तर में हिंदू महासभा भी उग्र व प्रबल हो गई। तो देश का जो एक सांप्रदायिक जो स्थिति थी, वो स्थिति 1935 के अधिनियम से पहले बिगड़ी हुई थी। इसके बाद में है वामपंथ का प्रभाव। कांग्रेस में अब वामपंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा और इसका श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और नेहरू जी ने तो 1927 में साम्यवादी रूस की यात्रा की और वहाँ पर जो साम्यवादी जो यूँ कहें कि संस्थाओं को उन्होंने देखा, साम्यवाद के गुणों वो साम्यवाद के लक्षणों से बड़े प्रभावित हुए और यहाँ आकर के कांग्रेस के अंदर साम्यवादी जो मॉडल है उसकी उन्होंने चर्चा की। और उस समय का जो विद्यार्थी वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, वो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के इन विचारों से काफ़ी प्रभावित था और रशियन मॉडल को जो है एक अच्छा मॉडल समझ रहा था। तो वामपंथियों का प्रभाव 1935 से पहले भारत में आ चुका था। छठा हम बात करते हैं वो है अंग्रेज़ों ने भारतीयों को नवीन संविधान बनाने की चुनौती दी। ये एक अंग्रेज़ अधिकारी जिसका नाम लॉर्ड बर्कनहेट, उसने भारतीयों को, जब उन्होंने कहा कि भारतीयों ने कि 1919 का अधिनियम फुलफिल नहीं है, अपर्याप्त है, तो उसने चुनौती दी कि भाई तुम कोई जो है बना करके बताओ, कोई संविधान बना करके बताओ जो, क्योंकि अंग्रेज समझते थे कि भारत कोई ऐसा संविधान बना नहीं सकते, भारतीयों के अंदर वो ताकत नहीं है, वो बौद्धिक क्षमता नहीं है कि एक देश का संविधान बना सकें। तो 1928 में जो सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक के अंदर जो बर्कनहेट की नवीन संविधान बनाने की चुनौती थी, वो चुनौती स्वीकार कर ली गई। अगला बिंदु नेहरू रिपोर्ट। 1929 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य, डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति बताया गया। इस प्रस्ताव से पंडित नेहरू संतुष्ट नहीं हुए और 1929 में उन्होंने भारत में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करा दिया। अब भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहिए था। ये
1935 के अधिनियम से पहले की घटनाओं में। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन से सरकार विचलित हो गई। 1930 में प्रारंभ हुए इस आंदोलन का प्रभाव लंबे समय तक रहा। तो ऐसे में अंग्रेज़ों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ भारतीयों के लिए करना पड़ेगा। 1935 के अधिनियम से पहले यह घटना भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में है कम्युनल अवार्ड, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय। प्रथम गोलमेज सभा बिना किसी महत्वपूर्ण निर्णय के जनवरी 1931 में समाप्त हो गई। अतः 7 सितंबर 1931 को दूसरी कम्युनल सभा गोलमेज 7 सितंबर 1931 को दूसरी गोलमेज सभा का आयोजन भी लंदन में हुआ और इसमें गांधी जी भी सम्मिलित हुए। परंतु इसी अंतराल में ब्रिटेन में सरकार बदल गई और जो भारत सचिव है सर सैमुअल हॉर, उसने सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के बहाने भारतीयों पर सांप्रदायिक निर्णय जो है वो थोप दिया। किसी के लिए तो वो तोहफा था, किसी के लिए थोपा गया था। इस निर्णय ने भारतीयों को हिंदू, मुसलमान, हरिजन और सिख आपस में विभक्त कर दिया। कांग्रेस ने इस निर्णय का घोर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी करने लगी। इसके बाद में है ब्रिटिश संसद की रिपोर्ट। 1935 तक हिंदू मुस्लिम मतभेद स्पष्ट थे, प्रबल हो गए थे। कांग्रेस में भी मतभेद पनपने लगे थे। कांग्रेस में वामपंथी और दक्षिणपंथी के बीच मतभेद सबके सामने आने लगे थे। 1932 में तीसरी गोलमेज सभा की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने 15 मार्च 1933 को एक श्वेत पत्र जारी किया। इस पत्र से प्रकाशित होने के बाद ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने श्वेत पत्र के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का सुधार अधिनियम पारित किया गया और यह ब्रिटिश संसद में 3 अगस्त 1935 को पारित हो गया। 1935 का सुधार अधिनियम ब्रिटिश संसद में 3 अगस्त 1935 को पारित हो गया। तो 1919 की असफलता के बाद, उस एक्ट की कमजोरियों के बाद, उस एक्ट की बुराइयों के बाद, उस एक्ट की असफलता के बाद अंग्रेज़ों ने 1919 का सुधार अधिनियम पारित किया। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।